Hello everyone. Today we will solve exercise 6 class 9th RS Agrawal math. And the first question is, what is the difference between a theorem and an axioms? थ्योरम और एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है? तो हमें क्या करना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस इनकी डेफिनेशन लिख दो, वही इनका डिफरेंस हो गया। तो सबसे पहले हम थ्योरम के बारे में लिखते हैं। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करना होगा। तो अगर इसकी बात करें थ्योरम की, क्या होगा? अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर अ प्रूफ, जिसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, प्रूव करना होगा, वो स्टेटमेंट कहलाता है थ्योरम। जैसे हम कहें इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये तो सर्किल आगे पढ़ोगे आप अभी, है ना, जो आप पढ़ चुके हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में पाइथागोरस थ्योरम लिखी। तो क्या स्टेटमेंट है इसका? इन अ राइट ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये स्टेटमेंट, इसको हमें प्रूव करना है, जो कि हमने भी हाल फिलहाल प्रूव करती है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। बहुत सारे एग्जांपल है। या सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसको प्रूव करना होगा। या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इस तरह के स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है वो कहलाती है थ्योरम। तो क्या लिखेंगे थ्योरम की डेफिनेशन? अ स्टेटमेंट, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एग्जाम्स और पोस्टुलेट डिस्कस करे थे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन का अलग से कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इंट्रोडक्शन में यही चीज है जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में, और एग्जाम पोस्टुलेट हो गए। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में यहां अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही चीजें होती है, सब बताते हैं ना, थ्योरम वगैरह वो सब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आ गए हैं। तो स्टेटमेंट दैट रिक्वायर दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ, जिसको प्रूफ की आवश्यकता होगी, ऐसा स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। ठीक है ना? एक कोई एग्जाम्पल लिख दो, कोई सा भी लिख दो। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ, छोटा सा लिख दे रहा हूं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर, the sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इसमें तो हमें रिक्वायरमेंट है प्रूव करने के लिए। और एग्जाम्स क्या होते हैं? एग्जाम्स सेल्फ एविडेंट वाले होते हैं ना, वो एग्जाम्स होते हैं। तो एग्जाम्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो एग्जाम्स क्या होगा? सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड एग्जाम्स। ये अपने आप में ही प्रूफ होते हैं, इसको प्रूव करने की कोई नीड नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट कहलाते हैं एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे एग्जाम्स बताए थे हमने, 7, कोई सा भी लिख दीजिए, छोटा सा लिख दे रहा है। अ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ये लिख देते हैं कि होल हमेशा क्या होता है? अ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। होल हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होगा। कल हमने एक मैच स्टिक का एग्जाम्पल दिखाया, तोड़ के दिखाई दिया ना, वो वाला एग्जाम्पल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसी में ये समझ लो आपका पूरा इंट्रो हो गया। इसमें बहुत सारे, टोटल देयर आर 8 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेकंड रे के बारे में हमें बताना है। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, हाफ लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स एंड प्लेन। तो ये सारे 8 पॉइंट यहां हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? देखो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? लाइन के बारे में जानते हैं तो हम लिख सकते हैं अ पार्ट या अ पीस ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बिल्कुल ठीक है। किसी लाइन का एक पार्ट ले लें तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। एक्चुअली में लाइन सेगमेंट होता क्या है? एक ऐसी लाइन को तो हमें क्या होता है, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता, तो यानी कि उसकी हमें लेंथ नहीं मालूम कितनी लंबी होती है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? उस लाइन में से एक पार्ट ले लिया, जब हमने पार्ट काट लिया तो उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है और एंडिंग पॉइंट भी मालूम है। तो कहने का मतलब उसकी डेफिनेट लेंथ होगी, इसको मेजर कर सकते हैं, वही लाइन सेगमेंट होंगे। तो उसको लिखेंगे क्या?
लिखिए देते हैं द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट क्यों लिखते हैं अभी डिस्कस करेंगे। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स मान लो, अभी एक फिगर बना दूंगा उससे मैंने हिसाब से नाम दे दिया पी एंड क्यू, ए बी क्यू आर, कुछ भी लिखो। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पी लिया हमने, एक क्यू, तो क्या देखो एंड है, हमने यहां से स्टार्ट करा यहां गए, तो यानी कि हमें एंडिंग पॉइंट भी मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है। तो स्ट्रेट पाथ, ये जो लेंथ होगी ये लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट क्यों बोला, हम किसी स्टूडेंट से कहें भैया इसको मेजर करना, कुछ कोई बच्चे क्या होते हैं शैतान होते हैं, वो ऐसे बोलो सर ये तो लेंथ आई, तो ऐसी लेंथ नहीं है ना, स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई पी क्यू, और ऊपर बार लगा दो, चाहे पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, इन दोनों का मतलब सेम है। पी क्यू इज इक्वल क्यू पी बार, अगर कहीं पर बार लिख रहा है तो इसका मतलब पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट, या क्यू पी क्या है, लाइन सेगमेंट। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है, एंडिंग पॉइंट भी, इसके एंड पॉइंट कहलाते हैं। कभी कभी पूछता है ना, तो मैं लिख देता हूं लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होती है, डेफिनेट का जिसको हम मेजर कर चुके हैं। इसको पी पर रखो और क्यू तो रखो, जितना भी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ हो गई, तो डेफिनेट लेंथ होती है इसकी, है ना। तो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, कौन कौन से, स्टार्टिंग भी और एंडिंग, वो नहीं लिख रहा, समझ में आ गया, ओरली स्पीच सुनी ध्यान से। तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मालूम होता है इसका हमें, और एंडिंग जहां खत्म हो रही है वो भी पॉइंट मालूम होता है। और ये कैसे होती है, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जिसकी लेंथ निश्चित है, फिक्स है, अगर हम मेजर करेंगे कुछ कुछ निकल के आएगी। ओके, सेकंड इसमें पूछा है रे। अब सेकंड पार्ट, रे क्या होती है। देखो रे को हम, रे हुआ और लाइन, इसको हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्यों, क्योंकि रे और लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, हमें पता ही नहीं है कितनी, तो पेपर तो भी फिक्स है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। रे का होता क्या है, देखो जैसे कि ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी पी क्यू, अब इसको किसी भी एक डायरेक्शन में आप इनफाइनाइटली आगे तक बढ़ा दो और ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो ये रे हो गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्यू है, यानी कि क्यू से निकल के जा रही है पी डायरेक्शन में, कहां तक जा रही है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम बोलते हैं रे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे रे की, व्हेन अ लाइन सेगमेंट क्या लिए मैं, पी क्यू, तो पी क्यू ले रहे हैं। व्हेन ए लाइन सेगमेंट, नीचे फिगर बना दी ना, वही लेता हूं, पी क्यू, लाइन सेगमेंट को बताया था पी क्यू के ऊपर बार लाएंगे। तो व्हेन अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाना, बढ़ा दिया ना, पी क्यू इज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड इनफाइनेटली, इनफाइनेट तक बढ़ा दिया हमने, इनफाइनेटली इन एनी डायरेक्शन, या वन डायरेक्शन लिखो, इन वन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं, पी डायरेक्शन में, क्यू डायरेक्शन में, किसी भी बना सकते हो, है ना। तब ये क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी। देन इट इज कॉल्ड अ रे, देन इट इज, स्पेस कम थी थोड़ी, ओके, इज कॉल्ड अ रे। तो फॉर एग्जाम्पल इसको रिप्रेजेंट का डिनोटेड, जैसे ये फिगर है, तो क्यू से स्टार्ट हो रही है और पी डायरेक्शन, तो ये ऐसे एरो बन जाएगा, इसका मतलब क्यू से स्टार्ट हो, डायरेक्शन कहां आ रही है, पी की। इसी को हम ये भी कर सकते थे, ये पी है, क्यू है, अब मैंने इसको यहां डॉट 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 कर दिया, इनफाइनाइटली बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये पी से स्टार्ट है और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस फिगर में हमसे क्या लिखेंगे, पी क्यू डायरेक्शन। इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता, जैसे रे में तो सेम होता था, सॉरी किसमें, लाइन सेगमेंट तो सेम होता था, लेकिन रे में इन दोनों का मतलब सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ये क्यू से स्टार्ट होकर पी डायरेक्शन में जा रही है, ये पी से स्टार्ट होकर क्यू डायरेक्शन, बिल्कुल अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो ये क्यू इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और एंडिंग पॉइंट में पता ही नहीं था। तो रे पे कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1,
तो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। कौन सा? स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे देखो टॉर्च ले, टॉर्च का हम लाइट जलाए ऊपर रात में आसमान की तरफ देखो तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है रे की जो रे निकल रही है कहां से आ रही है? टॉर्च के बल्ब से। कहां तक जा रही है? कुछ दूर तक तो हमें दिखाई देती है, बाद में दिखती नहीं है ना, तो इनफाइनाइट तक जा रही है, ज्यादा इसकी रेंज है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। सन रे है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है सन से आ रही है, कहां तक जा रही है नहीं मालूम, तो वो सन रे, इसलिए वो रे कहलाती है। ओके क्लियर। नाउ थर्ड है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्या है? इफ टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए टू लाइन्स ली हमने, ये ए बी, और एक और लाइन ले ली हमने सी एंड डी। तो इनमें ये पॉइंट कॉमन है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में। इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, चलो पी दे दिया, तो पी एक कॉमन पॉइंट है। तो दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट आ गया, वही है इफ टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यानी कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि इंटरसेक्ट करना नहीं, काटना, एक दूसरे को काट रही है। और टू लाइन्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ यानी कि कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे कितना भी लाखों कोशिश कर लो आप दो पॉइंट पर काट नहीं सकते। स्ट्रेट लाइन हुई तो लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ये नहीं आप कर्व बना दो क्योंकि सर लो हमने तो काट दी, एक लिया एक ऐसे लिया कि सर दो जगह काट रही है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या कर्व हो गया ना। तो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज मीट एट वन पॉइंट। अगर मिल रही है तो एक ही पॉइंट पर मिलती है। दो ही तरह की लाइन होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन क्या होगी? इसमें क्या है? हैविंग अ कॉमन पॉइंट, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट आपका यही है फोर्थ, पैरेलल लाइंस। इसमें हम ये लिख सकते हैं, इसमें इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट कौन सा है? पी, है ना। तो कॉमन पॉइंट इज पी, समझ में आ गया ना। फोर्थ, तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी? इफ टू लाइंस इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, यानी कि प्लेन तो अभी आगे डिस्कस करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है? जैसे ये पेपर है, ये प्लेन हो गया, एक फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मान लो। तो इसी पेपर पर, ये नहीं इसके ऊपर एक करूंगा उस पर एक करूंगा, इसके पैरेलल कर लीजिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, देखो आप जिस रूम में बैठे हैं उसका फर्श देखिए और उसकी सीलिंग यानी कि छत देखिए नीचे से, है ना। आपने एक लाइन तो फर्श पर ड्रॉ करी और एक लाइन आपने कर दी सीलिंग पर, तो ये अलग अलग प्लेन हो गया। फिर एक तो हो गई फर्श वाली, वो अलग प्लेन हुआ, और दूसरी हुई सीलिंग वाली, वो अलग प्लेन हुआ। तो हमें अगर दो लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे? या तो सीलिंग पर ड्रॉ करो या फर्श पर, तो सेम प्लेन होना चाहिए, है ना। तो इफ टू लाइन इन अ प्लेन हैविंग नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तब वो क्या कहलाएंगे? कॉल्ड पैरेलल लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये एरो क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है? लाइन का डिनोटेशन का मतलब होता है ए बी, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। और एक ले ली हमने सी डी। तो हमने देखा इन दोनों के बीच में, इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दूसरे शब्दों में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लाइन दो ही तरह की होंगी, या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो वो क्या होंगी? पैरेलल लाइन। तो इसको डिनोटेट करने का क्या तरीका होता है? ये होता है लाइन ए बी, दो डंडे खींचे 11 बनाए, यानी कि पैरेलल सिंबल होते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसका डोनेटेशन होता है। हम इसको इस तरीके से डिनोटेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। इसको आप दूसरी तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, टू लाइन विल बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस, आप इसकी डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस का मतलब हमेशा कहता है किसी भी पॉइंट से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालना। डिस्टेंस का मतलब हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या होगा? दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, टू लाइन विल बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट, या ईच पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आर कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट हो। अगर ये 5 है तो 5 5 5 आए तो वो लाइन क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइन। ओके क्लियर? पैरेलल लाइन समझ में आ गई। एक डेफिनेशन में लिख दी सिंपल सिंपल। ऐसी लाइन है, जरूरी नहीं कि 2 3 भी हो सकती है, 4 भी, उनका कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो वो पैरेलल लाइन कहलाएंगे। या डिस्टेंस बिटवीन आर कांस्टेंट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट है हाफ लाइन। तो पहले डेफिनेशन आप सुन लीजिए। अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन ओनली, और होना चाहिए किसी भी केवल एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन ओनली, इज अ हाफ लाइन।
मतलब क्या ही समझता हूं। देखिए ए बी के कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो आप सी। अब यहां थोड़ा सा समझना, सी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ए और बी के मिड में होना चाहिए। देखो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। लाइन को आप कहीं भी पॉइंट ले लो हमेशा वो मिड में आएगा। क्यों? यहां से इनफाइनाइट दूरी और यहां से इनफाइनाइट दूरी तो इक्वली तो ही। मान लो हमने सी यहां लिया होता तो लाइन क्या होती है? किसी भी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक, यहां से यहां तक इनफाइनाइट जा रहा है और यहां से यहां तक इनफाइनाइट, तो क्या वो ये पॉइंट भी मिड हो गया? तो ये कंफ्यूजन दूर ना कि मिड तो लाइन में कहीं भी रख दो वो इसका मिड पॉइंट है। मैं अगर यहां भी मिड रख दूं तो ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है। क्यों? यहां से यहां तक आगे इनफाइनाइट पॉइंट है, सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और यहां से इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो ये ध्यान रखना पहले तो, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन है। अब ये हाफ लाइन से क्या मतलब है? ये कह रहा है मान लो एक पॉइंट लिया, यहां इसको मैंने हटा दिया, अब एक डायरेक्शन में बढ़ा दिया, सी से मैंने इसको बी डायरेक्शन में बढ़ा दिया इनफाइनाइट तक, तो ये हाफ लाइन कहलाएगी। सी बी इज द हाफ लाइन। या हो सकता है मैं इसको नहीं, जितने लाइन तो वैसे भी इनफाइनाइट होती है वैसे है ना। अब ये इसको सी है यहां और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक ले गए, किसी भी पॉइंट से ले जाऊं, बताया मैंने अभी, कोई भी पॉइंट हो कहीं भी ले लो, क्योंकि लाइन है, लाइन में किसी भी पॉइंट से बोथ साइड डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, क्योंकि यहां से भी इनफाइनाइट यहां से भी इनफाइनाइट, तो ये एक साइड की डिस्टेंस कहलाएगी हाफ लाइन, क्योंकि हाफ हो गई, बीच में से हमने एक निकाट पाट करके अलग कर दिया, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो ये कहलाती है हाफ लाइन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 और मोर, 3 होनी चाहिए, 2 नहीं। 2 लाइन होंगी तो इंटरसेक्शन लाइन कहलाएंगी, क्योंकि हम इंटरसेक्शन लाइन पढ़ चुके हैं ना, तो 2 से अधिक होनी चाहिए, है ना। तो 2 से अधिक क्या हुई? 3 या 3 से अधिक। तो 3 और मोर लाइन इंटरसेक्ट करें सेम पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर 3 या 3 से अधिक लाइन इंटरसेक्ट करें तो वो कहलाती है कॉन्करेंट लाइन। तो क्या डेफिनेशन होगी? 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 लाइन्स, 3 or more than 3 lines intersecting at the same point, यानी कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी? आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं। देखो एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये, और एक लाइन ये, और एक और ले लो, कितनी भी ले लो, एक ही पॉइंट से जा रही हो, एक तरीके से एक ही पॉइंट से पासिस हो। इसका नाम मैंने दे दिया लाइन है। तो लाइन तो आप जानते हो क्या है? बोथ साइड इनफाइनाइटली जाती हैं बोथ डायरेक्शन में। तो ये मान लो एल है, ये एम है, ये एन है, एल एम एन ओ है मान लो। तो ये चारों की चारों लाइन कैसी हैं? कॉन्करेंट लाइन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर हम ये लाइन लेते इस तरह की तो दीज आर नॉट कॉन्करेंट, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पर 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो एक ही पॉइंट से जाने वाली कॉन्करेंट और एक ही पॉइंट से ना जाने वाली नॉन कॉन्करेंट, और ये 2 से अधिक, 2 होंगी तो क्या कहलाएंगी? 2 लाइन तो हमेशा एक ही पॉइंट से जाएंगी, पता इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो 3 और मोर देन 3 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। नाउ नेक्स्ट, देखो जब हमने एग्जाम्स पढ़ाया तो हमने एक बात बताई थी कि 2 पॉइंट से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो कोलोनियल का मतलब ये होता है जो एक ही लाइन पर पॉइंट आते हो, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब कोलोनियल कहलाएंगे। तो कोलोनियल पॉइंट कैसे होंगे? ऐसे पॉइंट जिनके होकर एक स्ट्रेट लाइन हम क्यों यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन समझ लो हम क्यों यूज करते हैं। जैसे हमने ये लिया, हमको एक लाइन ड्रॉ करो, आप ऐसे ले जाओ कि लो सर एक लाइन ड्रॉ होगी, ओके बात सही है, सारी पॉइंट से आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है ना, तो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन करते हैं। तो एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सके, अब 2 से अधिक होनी चाहिए। 2 पॉइंट से तो हमेशा 2 पॉइंट तो कैसे भी ले लो, कहीं भी ले लो, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ड्रॉ करी जा सकते, कहीं भी ले लो स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये 2 पॉइंट नहीं हुआ, 2 से अधिक यानी कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? तो क्या डेफिनेशन होगी? 3 और मोर पॉइंट्स यानी 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स हो आर सेट टू बी कोलोनियल इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन बी पासिस थ्रू ऑल पॉइंट्स। मतलब क्या है? हमने कुछ पॉइंट लिए 3 या 3 से अधिक, मान लो ये P Q R S, और हमने इससे एक लाइन ड्रॉ करी स्ट्रेट लाइन जो इससे पास हो रही हो, है ना।
तो ये कोलोनियर होंगे। तो क्या हो गया इसमें एग्जाम्पल में P, Q, R, S आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्लेन। नाउ प्लेन को सिंपली समझे तो अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। जैसे ये पेपर भी क्या फ्लैट सरफेस है, तो ये प्लेन है। ये है टेबल का टॉप भी प्लेन है। आपका फर्श है ना, मकान का फर्श जिस रूम में बैठे हैं वो भी प्लेन है। सीलिंग देखोगे ये भी प्लेन। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड है ना, या टीवी की आपकी स्क्रीन, अगर आजकल एलईडी टीवी चल रहे हैं तो टीवी की स्क्रीन में क्या है, प्लेन है ना, ये सब प्लेन कहलाते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिए इन सब में बस मेन डिफरेंस क्या है, ये फिक्स है। फिक्स है मतलब ये पेपर की लेंथ और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ सेम है। लेकिन मैथ के अंदर हम प्लेन को इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बस इतना सा अंतर है। डेफिनेशन क्या लिखते हैं इसकी, चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो डेफिनेशन प्लेन की क्या है, अ प्लेन इज अ सरफेस, हमने बताया फ्लैट सरफेस प्लेन कहलाता है, सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट। मतलब क्या है, हमने दो पॉइंट लिए, इनको ज्वाइन करें तो ये लाइन हो गई एक। इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो इसी सरफेस पर पड़े, एक ही सरफेस पर, तब वो प्लेन कहलाएगा। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो यहां मैंने दो प्लेन लिए, एक हॉरिजेंटली ये है ना, और एक मैंने इसके ऊपर ले लिया पास में, तो ये प्लेन हो गया, सरफेस फ्लैट सरफेस है। अब मैं यहां एक पॉइंट लूं, एक पॉइंट लूं, कहने का था इसकी जो एज है इसको देख लो, तो ये एक लाइन हो गई, ठीक है ना, दिख गया ना, यानी ये एज है। अब इस लाइन का एंड पॉइंट इस प्लेन पर पड़ रहा है और इसका एंड पॉइंट इस प्लेन पर पड़ रहा है, तो अलग अलग प्लेन पर हो गया, एक ही प्लेन पर नहीं है। तो ऐसी लाइन नहीं चाहिए, ये प्लेन नहीं कहलाएगा, दो प्लेन यूज हो गए, तो कैसी लाइन होगी समझ गए। प्लेन क्या कहलाएगा, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, या इसको एक्सटेंड कर दे लाइन, तो इसके सभी पॉइंट देखो दोबारा से सुन लो, अ प्लेन इज अ सरफेस, कौन सा सरफेस है, सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, इस पर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे ऑन इट, उस पर हूं, उसी सरफेस पर, एक ही सरफेस पर हूं, तो वो कहलाएगा प्लेन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सारी की सारी डेफिनेशन एक वीडियो को जाएगी, इंटू वाले वीडियो हो गया ये फर्स्ट पार्ट, और ये मिला के है ना एग्जाम पोस्टुलेट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लिए। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करे, थ्योरम हमने डिस्कस करी, एग्जाम तो पहले भी कर चुके थे, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, हाफ लाइन, कॉन्करेंट लाइन, कोलोनियर पॉइंट्स एंड प्लेन। बाकी इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन वो एक वीडियो में हो जाएंगे। तो ये कल आपकी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसका आगे का वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आपके लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।